हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो इस वीडियो में हम DECE 1 का जून 2021 का जो पेपर है उसके आंसर देखेंगे। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि DECE 1 का पहला और जो दूसरा क्वेश्चन है ना उसके आंसर देखेंगे, क्योंकि इनके क्वेश्चन आंसर्स क्या बड़े बड़े हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं सारे के आंसर इसमें देखने लगी तो पहले इस वीडियो में पहले जो दो प्रश्न है उनके उत्तर हम देखेंगे। तो पहले आप एक बार ऐसे देख लीजिए कि इसका पेपर आपका किस तरह से आएगा कि प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि पहला प्रश्न तो आपको करना ही करना है और बाकी के जो भी प्रश्न हैं उनमें से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी कि आपको टोटल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और हर प्रश्न 20 अंक का रहेगा। तो आपके 100 मार्क्स का पेपर में आपको लिखना है। तो पहले का 2 भाग है। पहले के कै उसमें लिखना है कि कल्पना कीजिए कि आप पर एक 4 वर्षीय 20 बच्चों के समूह का कार्यभार है। 3 दिन की क्रियाओं की अनुसूची की योजना बनाइए जिसमें बच्चों के प्रातः काल 8:30 बजे केंद्र पहुंचने से लेकर प्रस्थान करने दोपहर 12:30 बजे तक उनके लिए जो विभिन्न क्रियाएं आयोजित करेंगे उनका उल्लेख हो। यानी कि जब बच्चे 8:30 बजे से 12:30 बजे केंद्र में आते हैं तो 3 दिन की क्रिया योजना बनानी है आपको इस टाइम की। तो उसमें आपको ये क्रिया योजना बनानी है और इसका ख भाग है, उसमें हमें ये बताना है कि हमने जो ये अनुसूची बनाई है, क्रिया योजना बनाई है, तो उसकी योजना बनाते समय किन चीज़ों को ध्यान में रखा है, जिन सिद्धांतों को ध्यान में रखा उनकी व्याख्या कीजिए। इनके बारे में हमें लिखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा, शाला पूर्व वर्षों के दौरान बच्चों की विचार शक्ति की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए और बच्चे की विचार ये क्रिया व्यवहार उस क्रिया व्यवहार का एक उदाहरण दीजिए जो कि उस विशेषता को दर्शाता हो। और पांचों के क्या अलग अलग उदाहरण देने हैं। जो 5 विचार शक्ति की विशेषताएं बताएंगे, पांचों के उदाहरण हमें अलग अलग देने हैं। तो अभी हम इस वाले वीडियो में हम जो पहला और दूसरा प्रश्न है सिर्फ इसी के उत्तर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पहले का क्या, कल्पना कीजिए कि आप पर 4 वर्षीय 20 बच्चों के समूह का कार्यभार है। 3 दिन की क्रियाओं की अनुसूची की योजना बनानी है जिसमें बच्चों के प्रातःकाल 8:30 बजे केंद्र में पहुंचने से प्रस्थान करने यानी कि दोपहर 12:30 बजे तक जो भी क्रियाएं आयोजित करेंगे ना उनका उल्लेख करो। तो उसकी हमें क्रिया योजना बनानी है। तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये पिछले साल भी आया था और सेम प्रश्न था तो सेम उत्तर रहेगा। बस कभी कभार क्या होता है कि थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, जैसे कि टाइम का चेंज। अब 8:30 है 8 बजे कर दिया और 9 बजे भी कर सकते हैं। तो इसमें तरीका सेम रहेगा, बस टाइमिंग वगैरह या फिर क्रियाओं की क्रिया योजना होती है ना वो आप थोड़ा बहुत उल्टा सीधा लिख सकते हैं। लेकिन आपसे क्रिया योजना बनाए जाएंगे, इसमें 3 दिन की है, 5 दिन की भी इसी तरह से बनेगी, हफ्ते भर की भी इसी तरह से बनेगी। तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। तो हम पहले इसी को देखेंगे। अभी इसके उत्तर में क्रिया योजना की अनुसूची पहले हमें लिख देना है समय क्या करना है, समय जो भी हमें हमारे प्रश्न में दिया गया वो हम नोट कर देंगे। 8:30 बजे स्टार्ट हो रहा है तो 8:30 से 9 बजे तक। पहला दिन हमने लिखा सोमवार, फिर उसके बाद मैंने देखिए आप देख सकते हैं इसमें लिखा है मंगलवार बुधवार। तो पहले हम सोमवार का सारा देख लेते हैं। तो 8:30 से 9 बजे बच्चे सोमवार को आएंगे और बच्चों का आगमन, एक दूसरे से मिलना, शिक्षिका का अभिवादन करना और बच्चों की उपस्थिति दर्ज करना। यानी कि 8:30 से 9 बजे के बीच हम क्या क्या करेंगे, बच्चे आएंगे, उस टाइम बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, हेलो करते हैं ना, वो सब चलेगा। बच्चे आएंगे, शिक्षिका को गुड मॉर्निंग, जैसे हमें आएंगे और गुड मॉर्निंग बोलेंगे। और फिर हम बच्चों की रजिस्टर में उपस्थिति एंट्री यानी कि बच्चों की अटेंडेंस देखेंगे। फिर बच जाएंगे 9 से 9:30 करेंगे, बच्चों को कविता सुनाएंगे और उनसे भी कविता सुनेंगे। नेक्स्ट 9:30 से 10 बजे तक बच्चों को चित्र में रंग भरवाएंगे, रंग संबंधी गतिविधि करवाएंगे। तो एक ये हो जाएगी। फिर हमारी 10 से 10:30 बच्चों के अल्पाहार का समय हो जाएगा। बच्चों को, कोई भी बच्चा, जैसे किसी को भूख लगी हो या फिर किसी को शौचालय वगैरह जाना हो, फ्रेश होना हो, तो वो सब हमें बच्चों को थोड़ा टाइम देंगे हम। नेक्स्ट 10:30 से 11 बजे तक हम फिर बच्चों को कहानी सुनाएंगे।
इसमें हम बच्चों को कोई भी ज्ञानवर्धक कहानी सुना सकते हैं, या किसी बच्चे को अगर कहानी आती है हम उनसे सुन सकते हैं, कहानी से संबंधित क्लास में कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, तो ये एक गतिविधि करेंगे। फिर 11 से 11:30 बजे 10:30 से 11 से 11:30 बजे तक बच्चों के लिए हम भीतरी मुक्त खेल का आयोजन करेंगे। यानी कि हम बच्चों के लिए सूक्ष्म जो बच्चों के सूक्ष्म क्रियात्मक विकास है उसके लिए हम कोई भी गतिविधि का आयोजन कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों को हम पजल वगैरह से खिला सकते हैं, या बच्चे एकल खेल जो खेल सकते हैं, बच्चे किसी भी कोने में बैठ के ना, जिसमें जो बच्चे का मन करे वो खेल सकते हैं। और हम वैसे कोई भी एक गतिविधि कोना बना सकते हैं, उनमें जाके बच्चे खेल सकते हैं अंदर ही। नेक्स्ट इसके बाद रहेगा 11 से 11:30 से 12 बजे तक बच्चे बाहरी मुक्त खेल खेलेंगे। तो इस टाइम बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को हम अपना जो भी हमारे जो हमारा प्ले स्कूल है या फिर जो हमारा केंद्र है उसमें जो बाहरी स्थान यानी कि पार्क वगैरह, हम वहाँ पे बच्चों को लेके जाएंगे। और वहाँ पे बच्चों को ना जो अपनी मर्जी होगी वो बाहरी मुक्त खेल जो जैसे कि स्थूल क्रियात्मक विकास के लिए जो जरूरी होते हैं वो खेल के बच्चे खेलेंगे। और हम इस टाइम हम बच्चों का ध्यान रखेंगे कि बच्चा थोड़ा ग्राउंड से बाहर ना जाए और ध्यान से खेले, बच्चे आपस में लड़े ना, इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। अभी 12 से 12:30 बच्चों को हम क्या अंदर ले आएंगे, बच्चों के हाथ मुंह धुलवाए जाएंगे, जिनके पीछे से हाथ पैर गंदे हो गए तो उनका धुलवाएंगे। और फिर बच्चों के साथ बैठेंगे और उनसे ना बातें करेंगे हम दिन भर की, कि अच्छा अपने दिन में हमने क्या क्या किया था, कौन सी कहानी सुनी थी, कौन सी पोएम सुनी थी, आपको क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि लास्ट में 12:30 से बाद 12:30 जैसे, तो उस टाइम पे छुट्टी का टाइम हो जाएगा बच्चे, तो इस टाइम बच्चों का हम क्या प्रस्थान लिख देंगे। तो ये हमने सोमवार की क्रिया योजना बनाई, क्रिया योजना की अनुसूची बनाई। अब हमसे पूछा गया है इस प्रश्न में कि 3 दिन की, तो हमने सोमवार की बनाई है। तो मंगलवार और बुधवार की मैंने इसमें ना लिखा नहीं है, मैं आपको समझा देती हूँ। जो मंगलवार और बुधवार की सेम ऐसे ही बनेगी जैसे सबसे पहली जो लिखा है कि उसमें बच्चों का आगमन, तो वो चीज़ मंगलवार और बुधवार को सेम रहेगी। नेक्स्ट जो गतिविधियाँ होती हैं उनमें आप चेंज कर दीजिएगा। जैसे कि अब इसमें लिखा गया है कि बच्चों को कविता सुनाई गई है 9 से 9:30, तो हम इसमें कहानी लिख सकते हैं। या फिर जो रंग संबंधी चित्र संबंधी गतिविधियाँ ये कर सकते हैं, या कोई भी और गतिविधि आप ऐड कर सकते हो। अल्पाहार का समय वो भी आप इनमें मंगलवार और बुधवार को सेम रखेंगे। फिर नेक्स्ट जो गतिविधियाँ हैं दोनों वो चेंज कर दीजिएगा। और बाहरी मुक्त खेल है, भीतरी मुक्त खेल, इनको आप लिख सकते हैं। जो भीतरी मुक्त खेल है उनको आप कहानी से पहले लिख सकते हैं, लास्ट में कहानी सुना सकते हैं, और सबसे अंत में बाहरी मुक्त खेल खेलेंगे। बाहरी मुक्त खेल होते हैं वो सबसे लास्ट में रखना है आपको, क्योंकि क्या उसमें बच्चे भागते हैं दौड़ते हैं बाहर जो भी खेल खेलते हैं ना, तो उसके बाद बच्चे थक जाते हैं, उसके बाद बच्चों में क्या आगे एक्टिविटी करने की थोड़ी सी क्षमता कम रहेगी, तो इसलिए ये सब लास्ट में होना चाहिए। और उसके बाद ये चीज़ भी लास्ट में रहेगी कि बच्चों के हाथ मुंह धुलवा कर सारी क्रियाओं के बारे में बात करेंगे। ये भी आप मंगलवार और बुधवार को सेम लिख सकते हैं। और प्रस्थान, तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत चेंज कर देना है गतिविधियों में, और अगर आप चाहो तो सेम भी बना सकते हो। इस तरह से आप बना सकते हो गतिविधि की योजना। तो आगे हम देखेंगे हमारा जो दूसरा था कि ये जो योजना बनाते समय हमें जो कौन से सिद्धांतों को याद रखना है, ध्यान में रखा, वो हमें बताना है। पहले का है, तो इसमें हमने बच्चों के लिए जो भी क्रिया योजना बनाई है, तो हमने उसमें ध्यान रखा है कि इसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, यानी कि बच्चे का चहुमुखी जो विकास होना चाहिए। हर गतिविधि से बच्चे को कुछ ना कुछ सीखने को मिले, या बच्चे का कुछ विकास हो। क्रिया की अनुसूची में बच्चों के मनपसंद खेलों को हमने शामिल किया है, जिससे कि बच्चों के मनपसंद खेल रहेंगे तो उसमें बच्चे और उत्साह के साथ शामिल होते हैं क्रिया में। हमने बच्चों के लिए बाहरी व भीतरी खेलों को भी चुना है, ताकि बच्चे का शारीरिक व मानसिक दोनों तरह से विकास हो पाए। हमने क्रिया योजना को मनोरंजक बनाया है, ताकि ये बच्चे उत्साहपूर्वक उसमें भाग ले, बोर ना हो बच्चे। बच्चों के लिए व्यक्तिगत व सामूहिक क्रियाओं को भी शामिल किया है इसमें, कि बच्चे अपने व्यक्तिगत खेल भी खेल सकते हैं, अकेले कुछ खेलना चाहें, सामूहिक खेल भी खेल सकते हैं। बाहरी खेलों में अगर वो जाएंगे तो जैसे ग्राउंड वगैरह में वो सब मिल के भी खेल सकते हैं। अंदर खेलना हो पचल वगैरह से, तो वो अंदर अकेले बैठ के भी खेल सकते हैं। बच्चों के स्थूल क्रियात्मक विकास व सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को ध्यान में रखकर हमने क्रियाओं को चुना है। बच्चों के बीच में अल्पाहार का भी पर्याप्त समय दिया है, ताकि बच्चों को बीच में क्या थोड़ा सा विश्राम मिल जाए आगे गतिविधि करने के लिए।
नेक्स्ट हमने ना इस बात का ध्यान में रखा है कि बच्चे का उत्साह खेल क्रियाओं में बना रहे, तो उसके लिए हमने नई नई खेल क्रियाओं को चुना है। ऐसा नहीं है कि सुबह हमने कुछ एक चीज़ करवा दी वही चीज़ दोबारा से करवाई है, नहीं, अलग अलग चीज़ें करवाई हैं। और आप लोग क्या मंगलवार बुधवार में थोड़ा बहुत चेंज कर दीजिएगा गतिविधियों का, तो वो थोड़ा सा और चेंज अट्रैक्टिव हो जाएगी क्रिया योजना बच्चों के लिए। तो हमने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा है। नेक्स्ट, बच्चों को प्रत्येक क्रिया के लिए पर्याप्त समय मिले, तो हमने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है ताकि क्या बच्चे अपनी हर गतिविधि जो भी शुरू करें वो आराम से ख़त्म कर पाएँ। जैसे कि बच्चे को हमने कोई भी खेल क्रिया हमें खेल ही खिलाना है या कुछ कोई भी क्रिया करवानी है, तो हमने ध्यान रखा है कि सबके लिए पर्याप्त समय मिले बच्चे को। क्या है, बच्चे ने कि जैसे खेल शुरू किया और थोड़ी देर में हमने कहा ख़त्म हो गया चलो, तो ये चीज़ों का हमने ध्यान रखा है। तो इन चीज़ों का हमने इस सब में ध्यान रखा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 2 है, शालापूर्व वर्षों के दौरान बच्चों की विचार शक्ति की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए और बच्चे की क्रिया व्यवहार का एक उदाहरण भी दीजिए जो कि उन विशेषताओं को दर्शाता हो। और आपको 5 अलग अलग उदाहरण देने हैं, यानी कि हम जो 5 विचार शक्ति की 5 विशेषताएं बताएंगे तो हमें उसके अलग अलग 5 उदाहरण देने हैं। शालापूर्व वर्षों में बच्चों की विचार शक्ति में काफ़ी तेज़ गति से वृद्धि होती है, क्योंकि क्या माना गया है ना कि जो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, जो शालापूर्व वर्षों में तेज़ गति के साथ मस्तिष्क का विकास होता है, तो इसीलिए उनकी जो विचार शक्ति है उसमें भी तेज़ गति से बढ़ोतरी होती है। इस समय तक बच्चे अपने आप अपनी समस्याओं का समाधान करना शुरू कर देते हैं, करना चाहते हैं और धीरे धीरे वो उसका प्रयास भी करते हैं। एक जो महान शिक्षाविद थे पियाजे, जिन्होंने बच्चों के ऊपर अध्ययन किया था, उन्होंने उनका कहना है कि जो शालापूर्व वर्षों में बच्चों की विचार शक्ति में तेज गति से वृद्धि होती है। शालापूर्व जो बच्चे होते हैं उनकी विचार शक्ति की जो विशेषताएं होती हैं उसके बारे में हमें सर्वप्रथम पियाजे के द्वारा ही पता चला था, तो हम उनके अनुसार ही बच्चों की विचार शक्ति की विशेषताओं को इसमें देखेंगे। पहली है अहम केंद्रिकता। अहम केंद्रिकता का मतलब होता है कि सब चीज़ों को अपने ही तरीके से सोचना, यानी कि अपनी अहम केंद्रिकता का विचार जो शक्ति है, इसका विचार पियाजे ने बताया कि अपने ही नज़रिए से दूसरों को देखना। पियाजे के अनुसार शालापूर्व वर्षों में बच्चों में चीज़ों को देखने का एक अपना अलग ही नज़रिया होता है, इसलिए वे लोग क्या सोचते हैं बच्चे कि जैसा हमें एक दिखाई दे रहा है वैसा ही सबको दिखाई दे रहा होगा, जैसा हम सुनते हैं वही सामने वाले को सुन रहा है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही सामने वाले सोचते हैं। तो वे लोग मानते, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उन्हें लगता है कि जो बाकी के लोग हैं ना सब उन्हीं की भांति सोचते हैं, उन्हीं की भांति देखते हैं, उन्हीं की भांति समझते हैं, सोचते हैं। यानी कि उन्हें लगता है कि जो खुद महसूस कर रहे हैं हम, सामने वाला भी वही महसूस कर रहा होगा। जैसे कि अगर वो आँख बंद कर लेते हैं और उन्हें कुछ ना दिखाई नहीं दे रहा, तो बच्चों को लगता है कि हमें सामने ब्लैंक है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो अगर हमारे सामने वाले किसी की आँख खुली है बंद है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके, बच्चों के हिसाब से, उनके हिसाब से उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हमें खुद को नहीं दिखाई दे रहा, तो सबके लिए कुछ नहीं है सामने। तो पियाजे ने इसी बच्चों की इसी विशेषता को अहम केंद्रिकता का नाम दिया। अब इसके उदाहरण में हम लिखेंगे, पियाजे का ये एक एग्जाम्पल है। हम पियाजे के एक प्रयोग को देखते हैं जो उन्होंने शालापूर्व बच्चों के साथ किया था। एक बालिका को अलग अलग रंग के आकार की त्रिआयामी पर्वत, यानी कि एक पर्वत है, 3 तरफ से उसे दिखाया उसको, और अलग अलग रंग के आकार के थे वो, और उसे फिर एक मेज पे भी रख दिए, और फिर बालिका को चारों तरफ से मेज से घूमने को कहा, अलग अलग तरीके से उस बच्ची को वो पर्वत दिखाए कि बच्ची चारों तरफ से उसे देख ले। तो बच्ची ने देखा, फिर उसके बाद एक चेयर टेबल मेज के ऊपर उसको रखा, 2 साइड चेयर रखी, एक चेयर पे डॉल को बिठा दिया, गुड़िया को, और एक साइड पे बच्ची को बिठा दिया। फिर बच्ची से कहा कि अच्छा आप ना इसमें देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है। बच्ची ने, नॉर्मल सी बात है, बच्ची सामने देखेगी, बता दिया उसे। लेकिन बच्ची से पूछा कि अच्छा बताओ जो सामने गुड़िया उसको क्या दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जाके हमें पता लगता है बच्चे की अहम केंद्रिकता का। तो बच्ची ने जवाब दिया कि जो उसे खुद को दिखाई दे रहा था ना, मानो उसको दिखाई दे रहा था कि इसमें सामने पर्वत के ऊपर एक पेड़ बना हुआ है, तो वो उसने वही चीज़ बताई कि गुड़िया को भी वही दिख रहा होगा। तो बच्ची ने अच्छे से ही बता दिया और उसे पर्वत कैसा दिख रहा है, पर जब बच्ची से पूछा गया कि डॉल को कैसे दिख रहा है, तो उसने वैसा ही बताया जैसा उसे खुद को दिखाई दे रहा था। तो इससे हमें पता चलता है कि बच्ची के अंदर अहम केंद्रिकता है। नेक्स्ट है फैंटेसी बनाना या प्रतीकात्मक कल्पना शक्ति। अभी इसका मतलब होता है कि बच्चे नई नई जो झूठ मूठ के खेल खेलते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी
जो सोच में कुछ भी गढ़ लेते हैं वो फैंटेसी बनाना होता है। यह शालापूर्व बच्चों की प्रमुख विचार शक्ति की विशेषता। शालापूर्व बच्चे पूर्वानुमान द्वारा किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में एक दिमाग में क्या चित्रण सा कर लेते हैं और उसके बारे में पता कर लेते हैं कि ये चीज़ पहले कैसी थी। जैसे अगर बच्ची पार्क में गई, उसने देखा कि एक पौधा मुरझाया हुआ है, तो बच्ची पहले दिमाग में सोचेगी पौधा कैसे मुरझा रहा है। तो उसने देखा, वो सोच रही है वो कि पहले पौधा अच्छा था, फिर उसे ना प्यास लगी लेकिन उसे पानी नहीं मिला इसलिए वो मुरझा गया। तो उसने क्या उस चीज़ों का पूर्वानुमान करके घटना का चित्रण कर लिया है दिमाग में। तो ये बच्चों में प्रतीकात्मक कल्पना शक्ति, और इसी के फलस्वरूप बच्चे के फैंटेसी गढ़ने लग जाती हैं। इसी प्रतीकात्मक विचार शक्ति का ही प्रयोग फैंटेसी है, जिसमें बच्चे नई नई कम संकल्पनाएं गढ़ते हैं और झूठ मूठ के खेल खेलते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे के पास वाइपर है तो वाइपर के ऊपर बैठेंगे और उसे चलाते हुए स्कूटर की आवाज़ निकालते हैं कि तो मेरा स्कूटर है, उसके ऊपर घूमते हैं, ट्रेन बना लेते हैं, कागज़ का हवाई जहाज़ लेते हैं और कागज़ का हवाई जहाज़ बनाते हैं और उसे सच्ची में उड़ाते हैं कि चलो चलो आगे से हटो, हमारा हवाई जहाज़ है। इस तरह की चीज़ें फैंटेसी करते हैं बच्चे। उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं कि बच्चे क्या, दो बच्चे खेल रहे थे, दो दोस्त खेल रहे थे। एक बच्चे ने कहा तुझे पता मैंने कल शेर देखा, तो दूसरे बच्चे ने कहा अच्छा शेर देखा, अच्छा फिर क्या हुआ। तो वो एक दूसरे ऐसे ना आपस में बात कर रहे थे। तो उसने कहा कि शेर देखा, फिर शेर आया। बोले जैसे बात करने लगे तो बच्चे ने कहा होगा कि अच्छा फिर शेर तो ना खा जाता है। तो उसने क्या बात की, अच्छा शेर नहीं, मैंने ये किया, मैंने उसे मारा, मैंने उसे डराया, फिर मैंने उसे मार के भगा दिया। तो इस तरह से बच्चे के अपने आप ही कहानी गढ़ लेते हैं। और यही जो बच्चे की जो कहानी गढ़ने की जो विचार शक्ति है ना, इसी को फैंटेसी कहते हैं, इसी को बच्चे की कल्पना शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट हमारा संरक्षण करने की योग्यता। ये विचार शक्ति की यह प्रमुख विशेषता है। इसमें पियाजे के अनुसार इसमें बताया गया है कि जो शालापूर्व बच्चे होते हैं ना, वो संरक्षण कर पाने में जो सक्षम नहीं होते, ये मानना है पियाजे ने। इस संरक्षण करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ की मात्रा, ये जानना कि किसी भी चीज़ की मात्रा उतनी ही रहेगी जब तक कि उसमें कुछ प्लस या माइनस जोड़ा ना जाए, चाहे वो किसी और चीज़ में डाल दी जाए या कुछ और कर दिया जाए। तो ये चीज़ बच्चे संरक्षण करने में सक्षम नहीं होते, पियाजे ने कहा था, क्योंकि संरक्षण का अर्थ है यह समझना कि किसी भी वस्तु की मात्रा वही रहती है, चाहे उसका आकार बदल दें या उसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल दें, जब तक कि उस वस्तु की में कुछ मात्रा जोड़ी या घटाई ना जाए। और जो बच्चे होते हैं वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, वो वही कहेंगे जो उन्हें खुद को कहना होगा या उन्हें लगेगा जो, यानी कि वे समान मात्रा को भी अलग अलग बता सकते हैं। अब उदाहरण के लिए बच्चों को हम ना अलग अलग बिठाएंगे, दो तीन बच्चों को बिठाएं और हम उन्हें ना मिट्टी के ढेले देंगे जो समान आकार के होंगे, गोल है ना, उसको हम बच्चों को देंगे। और बच्चे से अगर हम पूछें कि अच्छा बताओ ये किस में कितनी मिट्टी है, तो बच्चे आराम से बता देंगे कि ज़्यादा कम किसी में बराबर है। लेकिन हमने उन्हीं ढेलों में से एक ढेले जो ढेला होता है उसको हमने दबा दिया है ना, तो उसे वो थोड़ा सा सपाट हो जाएगा, थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। और फिर बच्चों से पूछेंगे तो हो सकता है उनमें से कई बच्चे क्या आप कहें कि इस इसमें ज़्यादा इस ढेले में ज़्यादा मिट्टी है और इसमें कम मिट्टी है। तो इससे हमें पता चलता है कि बच्चों में संरक्षण करने की योग्यता नहीं होती है। लेकिन जो पियाजे के बाद कई वैज्ञानिकों ने बच्चों पे अध्ययन किया है, तो उन्होंने पाया है कि हो सकता है कि अगर हम जैसे जो बच्चा रोज़ मिट्टी से खेलता हो, जैसे कि कुम्हार का बच्चा है तो रोज़ देखता होगा मिट्टी की मात्रा कम ज़्यादा, तो अगर उससे पूछेंगे तो वो आराम से संरक्षण कर देगा। लेकिन नॉर्मली जो छोटे बच्चे होते हैं वो संरक्षण कर पाने में सक्षम नहीं होते, तो ये भी एक विशेषता है। नेक्स्ट विशेषता है जीवत्वारोपण। जीवत्वारोपण का मतलब होता है बच्चों को ये समझना कि सब चीज़ों में जान होती है। बच्चों को लगता है कि प्रत्येक वस्तु, चाहे वह सजीव है या निर्जीव है, सभी में प्राण होते हैं। उनमें बच्चों की भांति भावनाएं होती हैं, विचार होते हैं, इरादे होते हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही कोई भी चीज़ सोच सकते हैं। जैसे हमें दर्द होता है, किसी भी चीज़ को दर्द हो सकता है। बच्चे की जो सोच होती है इसलिए होती है कि बच्चे के स्वभाव से चंचल होते हैं, कोमल होते हैं, और उन्हें लगता है कि जैसे उन्हें चोट लगेगी दूसरों को, वस्तु को भी चोट लग सकती है। उन्हें लगता है कि जैसे सुबह सूरज उगता है तो फ्रेश रहता है बिल्कुल, और शाम होते होते बेचारा ना इतना चमकता है कि वो थक जाता है, इसलिए वो आराम से अस्त हो जाता है आराम करने के लिए। तो यही चीज़ क्या है, बच्चों के जीवत्वारोपण को दर्शाती है। हर चीज़ बच्चे को जीवित ही लगती है। अभी इसका एग्जाम्पल में लिखेंगे कि एक कक्षा में जैसे शिक्षिका थी, वो देखती है एक बच्ची को कि बच्ची बड़े प्यार से चेयर को धीरे से खिसकाती और आराम से उसके ऊपर बैठती। और कई बच्चों को भी वो देखती है कि बच्चे कोई टेबल को खींच रहा है, कोई मेज को खींच रहा है, कोई कुर्सी को खींच रहा है ज़ोर ज़ोर से, और उसको पटक रहे हैं, इधर से इधर खींच रहे हैं। लेकिन वो बच्ची क्या करती,
चेयर को बहुत आराम से खींचती, फिर उसके ऊपर बैठती, कभी भी बैग को तेज नहीं रखेगी, उसके ऊपर बैग रखना हो तो। ऐसे ना शिक्षिका देखती कि वो बैठते टाइम भी बहुत सावधानी रखती। उन्होंने 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन देखा, फिर उन्होंने बच्ची से पूछा इसका कारण, तो बच्ची ने सीधा सा जवाब दिया कि मैम जैसे मुझे चोट लग सकती है, ऐसे अगर मैं चेयर के ऊपर ज़ोर से बैठूंगी तो चेयर को भी तो चोट लग सकती है। तो इससे हमें पता चलता है कि बच्ची में जीवत्वारोपण की जो विचार शक्ति है वो उसके अंदर विद्यमान है, यानी कि उसे चेयर भी सजीव लग रही है, जीव लग रही है। नेक्स्ट बच्चों की विशेषता होती है सामान्य संबंधों को पहचानना। विचार शक्ति की विशेषता, शाला पूर्व बच्चों की विचार शक्ति की एक विशेषता है जो बच्चे सामान्य संबंधों को पहचान लेते हैं। बच्चे क्या, सामान्य संबंधों का मतलब होता है कि वो दो वस्तुएं जो जिनके अंदर के जो एक जैसी दिखती नहीं है, लेकिन उनका किसी ना किसी रूप से एक दूसरे से वो संबंधित या जुड़ी हुई रहती हैं। यानी कि उन्हें देख के हमें देखने में अलग अलग लगेंगे, लेकिन देखते ही हमें पता लग जाता है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल एक साथ होता है या ये चीज़ें साथ में आती ही आती हैं। यानी कि चीज़ें जब हम देखेंगे तो अलग दिखेंगी, एक जैसी नहीं है, पर आपस में संबंधता होती है। बच्चों की इस विचार शक्ति को ही सामान्य संबंधों को पहचानने की योग्यता कहा जाता है। इसका मतलब होता है वे जोड़े जो असमान हैं परंतु फिर भी जोड़े हैं, जैसे कि जूते और मोजे हो गए, बाल, कंघी बाल हो गए, फूल, फूलदान, कॉपी, पेंसिल, ये सारी चीज़ें। तो ये वैसे अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन साथ में इस्तेमाल होती हैं, तो जोड़े के रूप में आती हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम क्या देख सकते हैं कि अगर हम बच्चों को विचार शक्ति के, बच्चे की इस विचार शक्ति को देखना है तो हम बच्चे को ये बोल सकते हैं कि अच्छा इस बारे में कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे बच्चे से पूछेंगे कि हम ना कॉपी के साथ हम 2 चीज़ें, चलो मैं 2 चीज़ बताती हूँ, आप बताना किसके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं। हम पूछेंगे कॉपी के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे और जूते के साथ क्या यूज़ करते हो आप लोग। और चलो हम बताते हैं कि इसके लिए 2 ऑप्शन मिलेंगे, हम पेंसिल होगी, मोजे होंगे। बताइए कि कॉपी के साथ क्या यूज़ होगा और मोजे के जूते के साथ क्या यूज़ होगा। तो बच्चे आराम से बता देंगे कि कॉपी के साथ पेंसिल और जूते के साथ मोजे, क्योंकि इस टाइम तक बच्चों में ये सामान्य संबंधों को पहचानने की विचार शक्ति उत्पन्न हो जाती है और शाला पूर्व बच्चे इस प्रश्न को आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि शाला पूर्व बच्चों को सामान्य संबंध पहचानने लग जाते हैं इस टाइम तक। तो इस तरह से बच्चे की जो विचार शक्ति होती है उसमें अनेक विशेषताएं होती हैं, जिसमें से हमने कुछ प्रमुख 5 विशेषताओं को पढ़ा है। तो यहाँ पे 2 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अभी नेक्स्ट बाकी के प्रश्न हम बाकी के 2 या 3 प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर सारे प्रश्न अभी करने लग गए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।